नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हमारी ये वोकैब की नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंदर आज हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे, जिसके अंदर आपको वन वर्ड के साथ फ्रेजल वर्ब्स, और कोशिश करता हूँ मैं कि सिनोनिम्स के अंदर आपको मैं इडियम्स वगैरह के बारे में बता दूँ। आज थोड़ी सी ऑडियो ख़राब है, तो वीडियो पे भरोसा रखना आप लोग। तो पहला वर्ड देखिए, पहला वर्ड क्या है हमारे पास? डिसर्न, है ना। डिसर्न एक वर्ड है जिसका मतलब पहचानना। पहचानना के अलावा भी इसके मीनिंग है हमारे पास में, जिसको आप ये कह सकते हो डिसर्न को कि किन्हीं दो चीज़ों में अंतर पहचानना। असल मीनिंग इसका क्या है? अंतर पहचानना, या फिर वो जैसे बोलते हैं ना कि रिकॉग्नाइज लिखा है, जैसे रिकॉग्नाइज और फाइंड आउट। एक शब्द लिखना, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है ना, प्रत्यक्षता बताना कि कितनी क्लियर है कोई चीज़ हमारे लिए। हालांकि प्रत्यक्ष जो मैंने आपको अभी बता दिया वो इसका एक एडजेक्टिव है। मैं अगर इसको एडजेक्टिव की फॉर्म में लिखूं, डिसर्निबल। डिसर्निबल जो एडजेक्टिव है उसका मीनिंग प्रत्यक्ष रहता है। डिसर्न आप याद रखिएगा, डिसर्न पहचानना, और डिसर्न से बना है डिसर्निबल, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग रहेगा प्रत्यक्ष। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके अंदर इसके सिनोनिम्स क्या क्या आएंगे इस डिसर्न वर्ब के। परसीव, लर्न, वेरीफाई, रिड्यूस। डिड्यूस है, रिड्यूस मत कर देना। परसीव, लर्न, वेरीफाई। अब ये लर्न तो सीखने को बोलते हैं ना, है ना, लेकिन इसका एक और यूज होता है कि जैसे आपको जब किसी बुक से किसी नॉलेज का मतलब कोई नॉलेज हो आपको बुक से, या बुक से आपको कोई सच पता लगे, तो आप ऐसे कहेंगे, आई हैव लर्न्ड द ट्रूथ, आई हैव लर्न्ड द ट्रूथ फ्रॉम दिस बुक, आई हैव लर्न्ड द ट्रूथ फ्रॉम दिस बुक, उसे कहा जाएगा। ठीक है, तो परसीव, लर्न, वेरीफाई, डिड्यूस और रिकॉग्नाइज या फाइंड आउट को क्या कहा जाएगा? अंतर पहचानना या फिर डिसर्न। ठीक है जी, नोट कीजिए इसे। अगर हम इसके और सिनोनिम्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो ऑब्जर्व। ऑब्जर्व भी कह सकते हो आप इसको, ये भी इसी का सिनोनिम है। लेकिन ये जो मैंने लिखा है डिसर्निबल, डिसर्निबल का एक एंटोनिम क्या बन पाएगा? एंटोनिम देखिए, इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल जो कि इसका डिसर्निबल का एंटोनिम है। ठीक है, इम्परसेप्टिबल। या आप कह सकते हो कि हमें जब ग्रेजुअली ट्रुथ के बारे में पता लगे, ऐसा लिख सकते हो, टू नो द ट्रुथ ग्रेजुअली, धीरे धीरे अंतर पता लगे। इन सब के बारे में लिख लीजिए आप। तो इसके एंटोनिम्स देखिए, डिसरिगार्ड, इग्नोर, नेग्लेक्ट, ओवरलुक। क्या क्या है हमारे पास में? डिसरिगार्ड, इग्नोर, नेग्लेक्ट या ओवरलुक। क्योंकि इसका एक है ना, डिसर्न का एक सिनोनिम और आता है नोटिस। नोटिस मतलब किसी चीज को आप ध्यानपूर्वक देखें, किसी की बात को आप डिसर्न करें। किसी की बात को डिसर्न करने का मतलब कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन जब आप किसी की बात को इग्नोर कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? ओवरलुक कर रहे हैं, तो इसका मतलब जानबूझ के किसी को नीचा दिखाना, या फिर मैं कह दूं किसी को बेलिटल करना। बेलिटल करना, बेलिटल का मतलब कि उसकी जो एक ऑरा जो है किसी व्यक्ति का, या फिर जो उसकी इमेज है उसको नीचे गिराना, उसको जानबूझ के हाँ हाँ ठीक है, कोई आपको ऐसे बताए कि मैं यहाँ पर सीनियर डॉक्टर हूँ, ये वो, ऐसे हाँ ठीक है चल अपना काम कर, तो उसको बेलिटल करना, जो कि सही नहीं है। बेलिटल का मतलब सामने वाले की इमेज को गिराना या फिर उसको बेइज्जत करना।
ठीक है, उसको बेइज्जत करना, वो डिसरिगार्ड या फिर वो इग्नोर या नेग्लेक्ट या ओवरलुक या बिलिटल हो जाता है। और इसके सिनोनिम्स क्या क्या है हमारे पास, परसीव, लर्न, वेरीफाई, डिड्यूस, ये उसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, किसी को सीरियसली किसी की बात वगैरह जो है वो सुनना, उसको कहा जाएगा। यूसेज में देखिए, फ्रॉम द एनाल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इट कैन बी डिसर्न्ड दैट द रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी इज नो लेस देन मेन। देखिए, एनाल्स का मतलब होता है शौर्य गाथा, या फिर आप कह सकते हो कि हिस्ट्री की शौर्य गाथाएं। जैसे एक बुक है ना, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बाय कर्नल जेम्स टॉड, तो उनकी जो बुक है तो उसमें भी शौर्य गाथाएं लिखी हुई है। तो एक चीज और देखिए, वुमन जो है उसका प्लूरल विमन प्रोनाउंसिएट होगा, विमन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हाँ जी, इम्प्रीमेटर। इम्प्रीमेटर, कई जगह इसको इम्प्रीमोटर भी बोला जाता है, इम्प्रीमोटर। इम्प्रीमोटर, इम्प्रीमोटर अनुमति को कहा जाएगा। अनुमति कहिए या फिर आपके जो आएगा अथॉरिटिव अप्रूवल का मतलब क्या हुआ कि अथॉरिटिव, मैं ये लिखूं ऑफिशियल परमिशन। आपके वन वर्ड में क्या आएगा, एन ऑफिशियल परमिशन इज नॉन एज इम्प्रीमेटर, इम्प्रीमोटर। ठीक है, अ पर्सन्स अथॉरिटेटिव अप्रूवल। ठीक है, देखिए एक शब्द जो है इसके अंदर आपने इम्प्रॉम्प्टू वर्ड सुना होगा, जो इसके जैसा ही है दिखने में, इम्प्रॉम्प्टू। क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो हैं, जैसे ही आपने ये वर्ड देखा तो आपके मन में जो पहला जो एक वर्ड आया होगा इम्प्रीमोटर से पहले आपके इम्प्रॉम्प्टू आया होगा। तो मैं इसका मीनिंग भी बता देता हूं। इम्प्रॉम्प्टू जो होता है ना, एन एक्ट विदाउट एनी प्लानिंग, कि कोई ऐसा एक्ट जो बिना किसी प्लानिंग के किया गया हो, इसको इम्प्रॉम्प्टू कहा जाएगा। अचानक से कोई घटना हो जाए या कोई काम हो जाए, उसको इम्प्रॉम्प्टू, विदाउट एनी प्री प्लानिंग अगर कोई काम किया जाता है तो उसे यही कहा जाएगा, डन विदाउट एनी प्री प्लानिंग। दोनों में फर्क समझे, इम्प्रॉम्प्टू और इम्प्रीमोटर। सिनोनिम्स देखिए इसके, एग्रीमेंट, कंसेंट, एसेंट, परमिशन। और क्या लिख सकते हैं आप, सैंक्शन, एंडोर्समेंट। ये थोड़े ऑफिशियल वर्ड्स हैं। नॉट इन माई कंसेंट, कई बार ऐसे बोला जाता है कि मुझे नहीं पता, नॉट इन माई कंसेंट, मेरे हिसाब से तो काम नहीं हुआ। जब आप जॉब लगोगे सरकारी, तो कल को आपके अधिकारी से अगर आपकी लड़ाई हो जाएगी, किसी बात पे बहस हो जाएगी, तो वो ज़्यादातर यही कहेगा कि भाई मेरे कंसेंट से तो काम नहीं हुआ, ये अपने आप कर लिया हो तो मुझे पता नहीं। एग्रीमेंट, एसेंट, परमिशन, एंडोर्समेंट और सैंक्शन, ये सब इसके ऑफिशियल सिनोनिम्स हैं। अच्छा वर्ड है ये वाला, है ना, इनको नोट कर लीजिए आप फटाफट। एक मैं बार बार कहता हूँ कि इसको अलग से नोटबुक में लिखा कीजिए। एंटोनिम्स देखिए, डिसअप्रोबेशन, एक शब्द आया है इसमें प्रोबेशन, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। डिसअप्रूवल, ऑप्रोब्रियम और रेप्रोबेशन। ऑप्रोब्रियम वर्ड का सही मीनिंग क्या निकलेगा ऑप्रोब्रियम का? ऑप्रोब्रियम का असली मीनिंग होता है, जैसे एक शब्द होता है ना स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब क्या हुआ? बदमाशी। या फिर एप्रोब्रियम, दोनों का मीनिंग क्या हुआ? बदमाशी। मतलब जानबूझ के शरारत करना, आज्ञा का उल्लंघन करना बदमाशी तौर पे। स्कूल में किया होगा आपने कभी ऐसा,
किसी आज्ञा का, टीचर की आज्ञा का उल्लंघन करना, बदमाशी करना, या मैं ये कहूं कि स्कॉर्न या एप्रोब्रियम को आप एक और वर्ड लिख सकते हो, अपमान करना। अपमानजनक कोई एक्ट हो आप उसको भी कह सकते हो स्कॉर्न, एप्रोब्रियम, डिसअप्रूवल, डिसएप्रोबेशन और रेप्रोबेशन। रेप्रोबेशन जो शब्द है, रेप्रोबेशन का मीनिंग क्या होगा? रेप्रोबेशन जो है वो भी ये स्कॉर्न से ही रिलेटेड है। देखो रेप्रोबेशन का मतलब वो कोई ऐसा एक्ट जो किसी को पसंद ना है, बदमाशी टाइप का, कोई गुंडागर्दी टाइप का जो वर्ड है ना, उसी को कहते हैं। आप इसके सिनोनिम भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जिसको हम कहते हैं एब्जेक्शन। एब्जेक्शन कहा मैंने, ऑब्जेक्शन नहीं कहा, ठीक है। रिप्रोबेशन, जबकि आपने एक शब्द सुना है जो कि कोई भी सरकारी अधिकारी जो है उनको ये शब्द अच्छा नहीं लगता है, प्रोबेशन पीरियड आपने सुना होगा। प्रोबेशन, प्रोबेशन का मीनिंग क्या होगा? जो कि आपका 2 साल का या 6 महीने का रहता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है ना ये, तो इसको बोलते हैं अभ्यास काल। अभ्यास काल कहा जाता है इसको, क्या कहेंगे? अभ्यास काल। प्रोबेशन अलग चीज है, रेप्रोबेशन अलग चीज है भाई, दोनों को सेम मत कर देना। अब यूसेज देखिए, द कोर्ट केस कुड नॉट प्रोसीड विदाउट एन इम्प्रीमेटर या इम्प्रीमोटर फ्रॉम द जज। तो जज साहब जो हैं उनकी आज्ञा के बिना जो कोर्ट है वो मामले को आगे प्रोसीड नहीं कर सकती है ना? ये आया होगा समझ में? वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर लिया कीजिए। आप खुद देखिए कि एक शब्द से हम और कितने वर्ड्स देखते हैं। आप ये मत देखना कि मैंने आज दिन में 10 वर्ड्स करवाए हैं या 15 करवाए हैं। आप देखिए कि आपको नए वर्ड्स कितने मिले हैं। इम्प्रीमोटर ये अपने आप में एक नया वर्ड होगा मुझे लगता है। एक शब्द ये आया इम्प्रॉम्प्टू। 1 2 3 4 इनमें से चलो मान लो 2 आपको आते हैं, 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10। तो एक एक क्वेश्चन में आपको 10-10 वर्ड्स मिलते हैं। मैं अगर एवरेज निकालूं कि मैंने आपको 10 वर्ड्स करवाए और आपको एवरेज 5 तो नहीं, 5 से ज्यादा ही मिल रहे हैं, एवरेज आपको 7 वर्ड मिलते हैं। 10 क्वेश्चन में 7 वर्ड का मतलब 70 वर्ड्स हो गए आपके एक दिन के। तो आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको यही कहूंगा बार बार लगातार हर बार। चलिए भाई नेक्स्ट देखें। ब्रश क्या करता है? नहीं ब्रश ये तो मजेदार नहीं है ना, वही ठीक है। लो, लोकजैम। लोकजैम गतिरोध, गतिरोध इसका एक वो वर्ड है, लिखा ही हुआ है लोकजैम गतिरोध। अब इसमें मजेदार बात क्या है मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 2-3 हम लोग फ्रेजल वर्ब्स वगैरह, इडियम्स वगैरह को देखेंगे। समथिंग दैट ब्लॉक्स द एबिलिटी टू डू अदर थिंग्स। समथिंग दैट ब्लॉक्स द एबिलिटी टू डू अदर थिंग्स, उसको क्या कहेंगे? गतिरोध कहेंगे। अब इसका सिनोनिम देखो आप क्या है। इन्होंने लिखा डेडलॉक, लैग, क्वैगमायर, स्टैग्नेशन। अब ये जो डेडलॉक, लैग, क्वैगमायर, स्टैग्नेशन वगैरह जो वर्ड्स हैं, इसके अलावा क्या इसका कोई सिनोनिम हो सकता है? तो हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। उसका सिनोनिम और क्या क्या आ सकता है? आप लिख सकते हैं टेल बैक। टेल बैक आ सकता है इसका एक सिनोनिम। एक इसका जैसे ये ना लोक जैम है, तो कई बार आपको ये जैम लॉक भी लिखा हुआ मिलेगा, जैम लॉक, या जैम बैक भी मिल सकता है, जैम बैक वर्ड भी लिखा मिल सकता है आपको, जैम बैक। चलिए इसके एंटोनिम में देखिए, एक्सपेडिशन एक वर्ड है, ये अच्छा वर्ड है एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बहुत, अगर आप कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं ना तो उसमें आपको ये वर्ड मिल जाता है। एक्सपेडिशन का मतलब क्या रहता है? अ लॉन्ग जर्नी विद अ पर्पज, कोई बहुत लंबी यात्रा करना किसी पर्पज के साथ में। और ये एंटोनिम में क्यों आया इसके? क्योंकि लॉन्ग जर्नी विद पर्पस जब होगी तो हम बीच में रुकेंगे नहीं, है ना? बीच में कोई रुकावट भी आई तो उसको हम दूर कर देंगे। इससे आप एक वर्ब भी बना सकते हैं,
एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्पीड अप। क्या मीनिंग हुआ इसका? स्पीड अप। एक्सपेडाइट बना इससे। असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब साथ देना, एड का मतलब भी साथ देना है, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। तो इसका मतलब ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना गतिरोध का, ये एंटोनिम्स ही हैं सबके सब, आप इन्हें नोट कीजिए। मैं इस सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। वी हैव अ लॉट ऑफ होप दैट वी कैन यूज दिस बिल टू ब्रेक द लॉक जैम एंड मूव फॉरवर्ड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो वी हैव अ लॉट ऑफ होप, होप जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके लिए अ लॉट ऑफ वर्ड का यूज किया है जो मच को बताता है। वी हैव अ लॉट ऑफ होप दैट वी कैन यूज दिस बिल, जो ये बिल है हम इसका यूज कर सकते हैं टू ब्रेक द लॉक जैम। ये जो गतिरोध है, जो रुकावट है, इस रुकावट को हम हटा सकते हैं इस बिल के द्वारा, एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ सकते हैं ऑन सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के मामले में हम आगे बढ़ सकते हैं। लिख लिया होगा? चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है? कैपेशियस। सबसे पहले तो कैपेशियस और कैपेबल, और एक और शब्द है इसके जैसा ही, कल्पेबल। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना आपने, कैपेशियस, कैपेबल, कल्पेबल। कैपेशियस जो है ये तो कैपेसिटी को बताने के हिसाब से है कि भाई बहुत कैपेसिटी है, बहुत पैसा है, बहुत कैपेसिटी है, तो वो हो गया विशाल, कैपेशियस। और कैपेबल जो है वो तो योग्य को कहेंगे हम लोग, या फिर मैं कहूँ इसको सक्षम, है ना। जबकि कल्पेबल है, इसका मतलब क्या होता है? अपराधी। आप इसको कैसे याद रखोगे कल्पेबल को? वो व्यक्ति जो हर काम में कल पे बल देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी नज़रों में खुद के ही अपराधी बन जाते हैं। कल पे बल देने वाले क्या हुए? अपनी नज़रों में अपराधी हुए। तो कल्पेबल अपराधी, कैपेबल योग्य या सक्षम, कैपेशियस ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब है विशाल, ठीक है। हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड, रूमी। देखो रूमी वर्ड है ना, रूम का मतलब कमरा नहीं होता हर बार, रूमी जो है ना ये रूम से ही बना है, इसका मतलब स्थान होता है, जगह होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं मेक सम रूम फॉर मी टू सिट, कि भाई बैठने के लिए थोड़ी जगह बनाओ। जगह बनाओ या बैठने के लिए कमरा ही बना दो? जगह बनाओ, है ना। लो भाई, रूमी ये इसका सिनोनिम आ ही गया। कोमोडियस, स्पेशियस, एम्पल। एम्पल का मतलब होता है कोई चीज जो प्रचुर मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, एम्पल होता है वो। इसके एंटोनिम्स देखिए, लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, नैरो, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव जो है ना वो भी लिमिटेड का ही सिनोनिम है वैसे, गिने चुने जिसको अपने बोलते हैं ना। द इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इज वेरी कैपेशियस, कि बहुत जगह है वहां पर, जगह ही जगह। एक सिनोनिम और लिख लो इसके, एंटोनिम्स, सॉरी एंटोनिम लिख लो एक, क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड ये इसका ही सिनोनिम है जो मैंने यहाँ पर लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, नैरो, एक्सक्लूसिव या क्रैम्प्ड। और इस वर्ड का क्या हुआ? ये एंटोनिम हुआ। आप अगर इसी वर्ड का एक सिनोनिम लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो सब्सटेंशियल। क्या भाई? सब्सटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिटी। इलेक्ट्रिटी, इलेक्ट्रिटी एक अच्छा वर्ड है। इलेक्ट्रिटी का मीनिंग क्या रहेगा कि जैसे मान लो किसी काम को लेकर आप में बहुत ज्यादा उत्साह है, तत्परता है, उत्साह, तत्परता,
कि आप किसी काम को करने में बहुत ही एगर हो, उत्सुक हो, कोई काम करने में क्या हो भाई, उत्सुक हो कि तो मैंने करना ही करना है काम, तो उसको क्या कहेंगे, उस अवस्था को एलैक्रिटी, उस जोश को क्या कहेंगे, एलैक्रिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, एलैक्रिटी। ठीक है, मतलब आप उत्साह से भरे हुए हो, आपके जीवन में बोंगलपना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या है जिंदगी में, लाइवलीहुड है, जिंदा दिल इंसान हो आप, कोई भी काम करने में आप पछताते नहीं हो कि यार नहीं यार मजा नहीं आएगा, ऐसे नहीं करते आप। लाइवलीहुड है कि पढ़ना है, ठीक है आज देखता हूँ, पढ़ने बैठ गए, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ पढ़ते रहे, सिलेक्शन हो गया और बड़ी बात है, प्रमोशन के लिए काम करते रहे, लाइवलीहुड है। ऐसे नहीं है कि कुछ लोग होते हैं जो पैदा ही मरने के लिए होते हैं। ठीक है, कि पैदा हुए और मरने की सोचने लगे, और वो कौन हुए, वो इसके एंटोनिम्स हुए, जिनका जीवन अपैथी में चला जाता है, डलनेस में चला जाता है, लेथार्जी आलस में चला जाता है, हेजिटेशन में चला जाता है कि करूं कि ना करूं ये काम, पता नहीं क्या होगा, पेपर दूं कि ना दूं, मर जा कहीं जाके। ठीक है, जनसंख्या की गिनती में काम आ रहे हैं और कोई काम नहीं आ रहे वो लोग। ठीक है, मतलब जिंदगी में उनके चीयरफुलनेस है, एंथुजियाज्म है, चीयरफुलनेस है, चीयरफुलनेस, एंथुजियाज्म के साथ में जिंदगी जी रहे हैं। अपैथी जो वर्ड आप पहले इसको देखिए, अपैथी के अंदर रूट वर्ड क्या है, पैथी। पैथी का मतलब क्या होता है, फीलिंग होता है। पैथी का मतलब क्या होगा, फीलिंग होगा। और जो पैथी वर्ड है जिसका मतलब यहां पर फीलिंग है, अगर मैं इसकी बात करूं पैथी या फीलिंग की, तो इससे वर्ड्स देखिए कितने बन सकते हैं। इससे वर्ड बनते हैं, अपैथी तो लिखा ही है, एंटीपैथी लिख देता हूं एक मैं लिख देता हूं एम्पैथी, और एक होता है सिंपैथी। है ना, अपैथी का मतलब न्यूट्रल होना, डलनेस होना, किसी चीज को लेके आप उत्साहित नहीं हो, अपैथी है वो। एंटीपैथी जो है इसका मतलब होता है किसी को लेकर आपके मन में बहुत ही घृणा है, उसको क्या कहेंगे, एंटीपैथी कहेंगे। हर महिला अपने पति की क्या है, एंटी है, आंटी नहीं है, एंटी है। कहीं आप आंटी कर दो, आंटी नाउन होता है, एंटी प्रीफिक्स होता है। तो अपने पति से, एक महिला की नजरों में सबसे मूर्ख व्यक्ति उसका पति होता है, पता नहीं क्यों ज्यादातर। एंटीपैथी का मतलब क्या हुआ, घृणा। ठीक है, एम्पैथी और सिंपैथी, इन दोनों वर्ड्स को देखो आप। सिंपैथी जो होता है इसका मतलब होता है सांत्वना, कि जैसे वैसे बोल देते हैं ना हम लोग कि मैं समझ सकता हूँ कि तेरे मन पे क्या बीत रही है, समझ सकता हूँ, बस ऐसे ही एक वो समझाने के लिए, मन रखने के लिए बोल दिया। जैसे रास्ते पे हम लोग कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ देखते हैं, तो एक्सीडेंट होने के बाद अपने कहते हैं ओहो बेचारा लगी इसके, फिर अपने आगे चले जाते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ था क्या। एम्पैथी का मतलब क्या हुआ, टू फील वंस पेन फॉर रियल, लिटरली किसी का पेन फील करना, टू फील वंस पेन फॉर रियल, सच में किसी का दर्द फील करना, वो एम्पैथी है। जैसे हमारे घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके चोट लग जाए तो हम वो देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। माता पिता के अगर कुछ चोट लग जाए या वो बीमार हो जाए तो हमारे मन में सबसे पहली बात यही आती है कि हे प्रभु मम्मी या पापा की जगह मुझे बीमार कर दे, क्यों हम उनको बीमार नहीं देख सकते। तो टू फील वंस पेन फॉर रियल, किसी के पेन को सच में या किसी की खुशी को सच में फील करना, कि दोस्त का सिलेक्शन हुआ तो एंटीपैथी नहीं भाई, तब हमारे मन में क्या आया, एम्पैथी आई कि यार वास्तव में ये सिलेक्ट हुआ है तो खुशी मुझे भी हो रही है कि मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया। जब दोस्त सिलेक्ट होता है तो मन में यही आता है ना अपने कि ले मेरा बेटा सिलेक्ट हुआ है। एम्पैथी टू फील वंस पेन और हैप्पीनेस फॉर रियल। अब अपैथी जो है ना उसको आप ऐसे याद रख लो कि एंटीपैथी और एम्पैथी दोनों को जोड़ दो और दो से भाग दे दो तो ये आ जाएगा अपैथी। ठीक है, यूसेज देखिए, ही सॉल्व द पजल्स विद अलैक्रिटी एंड इन नो टाइम, कि पजल्स को इतने जोश से उसने सॉल्व किया कि लाओ यार मेरे को दो पजल, मैं सॉल्व करता हूं, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, ऐसे करके उसने पजल्स को है सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। अच्छा एक है ना इसका एक सिनोनिम और लिखना, बहुत अच्छा वर्ड है वो,
इनडिफरेंस, देखो इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब भी उदासीनता होता है। आपको अगर वर्ड्स याद रखने हैं तो आप कैटेगरी बनाइए कि जैसे 3 टाइप के वर्ड्स हुए, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। याद रखना, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये नेगेटिव नहीं है, ये न्यूट्रल वर्ड्स हैं। पॉजिटिव वर्ड्स तो ये वाले हैं, है ना, ये पॉजिटिव हुए, और ये न्यूट्रल वर्ड्स हैं। इनडिफरेंस उदासीन को कहते हैं, ये न्यूट्रल वर्ड है एक। जैसे अपने एक और मैं आपको न्यूट्रल वर्ड बताता हूं, अमोरल। जैसे होता है ना कि मॉरल, मॉरल का मतलब क्या हुआ कि जो नैतिक हो, फिर आया इसका एंटोनिम इमोरल, इमोरल का मतलब जो अनैतिक हो, मॉरल और अमोरल, इमोरल अनैतिक और ये नैतिक। लेकिन अमोरल क्या हुआ, जिसका नैतिकता और अनैतिकता से कोई लेना देना ना हो, वो अमोरल होता है, उदासीन होगा। जैसे हमारा मोबाइल फोन हमारे लिए क्या हुआ, बहुत ही मॉरल है, इसके बिना हमारे प्राण पखेरु हो जाएंगे, भैंस पर आता हुआ एक आदमी दिखाई देगा। और हमारे मम्मी पापा के लिए हमारा फोन क्या है, वो इमोरल है कि ये फोन अगर ये छोड़ दे तो शायद ये बिना प्री दिए जिला कलेक्टर बन जाए। लेकिन वो असल में है क्या फोन, वो मॉरल नहीं है, इमोरल नहीं है, वो अमोरल है। उसको यूज करने पर उसके वो परिभाषा जो है वो परिवर्तित होती है। ठीक है, जैसे साइंस होते हैं ना, जो विज्ञान है वो अमोरल है कि कल को किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर साहब जो है उनको, डॉक्टर साहब को उसका एक हाथ काटना पड़ जाए, फिर वो व्यक्ति जब होश में आएगा तो वो यही कहेगा ना, डॉक्टर साहब ये आपने क्या किया, मेरा एक हाथ काट दिया। डॉक्टर साहब कहेंगे नहीं, तुझे बचाने के लिए मुझे ये अमोरल एक्ट करना पड़ा। कह रहा है बावड़े, मेरा दूसरा हाथ आया था, अब वो भी तो कटेगा ही। ठीक है, तो अमोरल एक्ट होता है वो। चलो भाई नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वर्ड है इलेशन। इलेशन, इलेशन जो है वो भी अभी जो वर्ड हम पढ़ के आए हैं उसी से ही रिलेटेड है। इलेशन का मतलब भी उत्साह है। अगर आप इससे एडजेक्टिव बनाना चाहते हो तो वो बनेगा इलेटेड। इलेटेड का मतलब हो जाएगा उत्तेजित, उत्तेजित इलेटेड हो जाता है, और ये एडजेक्टिव हो जाता है इसका, उत्साह से बना है ये हैप्पीनेस से रिलेटेड है भाई। हैप्पीनेस, जैसे मैं एक शब्द लिखूं यहां पर यूफोरिया, या मैं लिखूं रैप्चर। रैप्चर नाम से गाना भी आया था, हम लोग जब जवान हुआ करते थे तब आया था ये, तो कभी यूट्यूब पे सुनना रैप्चर। और यूफोरिया नाम का एक बैंड होता था, मायनी याद वो आएगी, इस टाइप से, पता नहीं इसमें खुशी की क्या बात है, लेकिन बैंड का नाम यही था रैप्चर। और ये सब है ना गानों से ज्यादा रिलेटेड है। खैर, हैप्पीनेस और एक्सेलरेशन, जॉयजनेस, तो ये सब इलेशन के सिनोनिम्स हैं हमारे पास। अच्छा, मैं इसके लिए ना आपको कुछ एक इडियम्स बता देता हूं, जो इन ज्यादा खुशी वाले जो इडियम्स होते हैं। ऑन द स्काई 9, हम लोग तो 7वें आसमान पर होते हैं, ये अंग्रेज लोग 9वें आसमान पे चले जाते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों चले जाते हैं। आसमान क्या, सॉरी, ऑन द क्लाउड 9, 9वें बादल पे चले जाते हैं, ऑन द क्लाउड, मैंने आसमान पे ही पहुंचा दिया उसको। द सेवंथ हेवन, द सेवंथ हेवन ऑन द क्लाउड 9, या फिर द सेवंथ हेवन। ये जो है ना, ये ज्यादा खुशी को ही बोलते हैं कि इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, वो वाली बात है इसमें। सिनोनिम्स क्या है ये देख लिया हमने। एंटोनिम्स क्या क्या है, डिप्रेशन, डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब निराशा, ग्लूम, सौरो, सौरो तो दुख को ही बोलते हैं, और ग्लूम जो है वो उदासीनता, और ग्लूमी उदास को कहेंगे, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। यूसेज देखिए, देयर इलेशन ऑन आवर विक्ट्री इज इन कारगिल वाज बाउंडलेस, कि जो हम भारत देश जो कारगिल का युद्ध जीता था तो उसमें सब देशवासियों को क्या फील हुआ था, इलेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एक्विट एक अच्छा वर्ड है, क्योंकि एक्विट के ना 2 मीनिंग निकलते हैं।
आप दोनों मीनिंग देखिए, एक तो एक्विट का मीनिंग हो गया बरी करना, एक जो है वो एक्विट का मीनिंग आएगा प्रशंसनीय व्यवहार करना। प्रशंसनीय व्यवहार मतलब आपस में प्रशंसनीय व्यवहार करना। और जब ये प्रशंसनीय व्यवहार करना इसका मीनिंग होगा तो कुछ ऐसे बनेगा, दे acquitted themselves, they acquitted themselves during कोरोना या ड्यूरिंग पैंडेमिक। पैंडेमिक के समय उन्होंने आपस में कैसा व्यवहार रखा? अच्छा व्यवहार रखा, एक दूसरे को मारा नहीं, गाली नहीं दी, ये नहीं कहा कि तेरी वजह से कोरोना फैला है, तूने चमगादड़ खाई थी। तो एक्विटेड का यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ? प्रशंसनीय व्यवहार करना। ये बात याद रखना कि एक्विट का जब मीनिंग प्रशंसनीय व्यवहार करना होगा तो फिर इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और जब इसका मीनिंग बरी करना हो तब नहीं आएगा वो। जैसे अगर मान लो मैं कल को ये लिख दूं कि द जज एक्विटेड हिमसेल्फ, जज साहब ने खुद को थोड़ी ना बरी किया होगा, द जज एक्विटेड हिम हो जाएगा। तो मीनिंग क्या हुआ? फ्री समवन फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, किसी को बरी करना, छोड़ देना कि भाई साहब गाड़ी आप नहीं चला रहे थे और हिरन जो है वो हार्ट अटैक से मरा था कि गोली आपने नहीं चलाई थी, तो उसको क्या कहेंगे? बरी करना। एंटोनिम क्या निकला इसका? एंटोनिम है इसका कन्विक्ट। कन्विक्ट पकड़ना, किसी को गिरफ्तार कर लेना और फिर उसके बाद उसको सजा सुना देना। दे ऑलवेज एक्विट देमसेल्व्स ऑफ देयर ड्यूटी वेरी वेल। ये वाला जो है ना एक्विट देमसेल्व्स, ये जो लिखा है, दे ऑलवेज एक्विट देमसेल्व्स ऑफ देयर ड्यूटी वेरी वेल, के जो है ना अपने ड्यूटी के समय में एक दूसरे से व्यवहार अच्छा रखते हैं, ये वो वाला एग्जाम्पल है। मैं एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं। द जज acquitted him after his first hearing, पहली सुनवाई के बाद ही जज साहब ने उसको छोड़ दिया कि जाओ भाई साहब, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। कौन से वर्ड हो गए? क्विट हो गया, इलेशन हो गया। अच्छा ये है ना, इलेशन में एक डिस्पेयर वर्ड का मैंने आपको बताया था, जैसे डिस्पेयर निराशा को बोलते हैं। एक शब्द और होता है इसके लिए, आप ये भी लिख लेना, मिजरी। मिजरी है ना वो दयनीय, अपने कहते हैं व्हाट मिजरी, के क्या बकवास है ये, मिजरी बोल सकते हैं अपने। और वैसे मिजरी अच्छा वर्ड है। क्यों अच्छा वर्ड है? क्योंकि देखो अगर आप लिखते हो इसको माइजर, तो माइजर एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति, कंजूस मत कर देना, क्योंकि कंजूस लिखोगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर आपने इसको एडजेक्टिव बनाना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ly लगाना पड़ेगा, माइजरली हो जाएगा फिर ये माइजरली। इसका ये क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हुआ और इसका मीनिंग क्या है? कंजूस है। इसका मीनिंग क्या हुआ? कंजूस। माइजरली का मतलब कंजूस एडजेक्टिव, माइजर का मतलब ये नाउन, ये कंजूस व्यक्ति है। जबकि आपने अगर इसको मिजरी लिखा तो मिजरी जो वर्ड है वो एक नाउन है जिसका मतलब क्या हो जाएगा? डिस्पेयर, ग्लूम या सॉरो, निराशा, इन सब से रिलेटेड है। अच्छा अगर आप इसको ऐसे लिखते हो मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है कोई ऐसे दयनीय स्थिति में हो कोई, और वो भी किस प्रकार की दयनीय स्थिति में कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, कि वो साथ में भी है अपने। ऐसे होता है ना कि ग्रुप में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है कि जो होता तो है लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं होता, मतलब इग्नोरेबल। जैसे घर में सबसे छोटा पुत्र जो होता है, एक समय के बाद वो कैसी स्थिति में आ जाता है? मिजरेबल हो जाता है, वो दयनीय स्थिति में आ जाता है, वो अनइम्पॉर्टेंट रह जाता है।
ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये वर्ड था हमारा इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है निष्ठुर। निष्ठुर कह दो, या फिर ऐसे होता ना एक वर्ड कोल्ड हार्टेड, कि ऐसा व्यक्ति जो कि अडिग है, अपनी बात पे अड़ा हुआ है, जो बोल दिया उसने वो करेगा ही। जैसे कुछ प्राइवेट फर्म्स के अंदर डॉक्टर साहब जो होते हैं वो अडिग होते हैं कि पैसे लेने हैं तो लेने ही है, चाहे सामने वाला मरे। ठीक है, आप उसको ऐसे कह सकते हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, इम्पॉसिबल टू परसुएड। इम्पॉसिबल टू परसुएड, जिसको मना नहीं सकते, जिसको परसुएड नहीं कर सकते, वो अड़ा हुआ है अपनी बात पे, टिका हुआ है, कोल्ड हार्टेड भी कह सकते हो कोई। या फिर ऐसी चीज जो है, अगर किसी घटना की मैं बात करूं तो वो इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, या फिर आप कह सकते हो आई एम इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब कि जिसको टाला नहीं जा सकता, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना जिसे टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल उसको कहेंगे। सिनोनिम्स क्या क्या है इसके? रिलेंटलेस, अनस्टॉपेबल, अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, इनएविटेबल, ये सब इन्हीं को ही कहेंगे हम लोग। ठीक है ना। अब अगर व्यक्ति के हिसाब से मैं कहूँ एंटोनिम क्या बनेंगे इसके? काइंड, मर्सीफुल, सिंपैथेटिक। वो देखो सिंपैथी से बना ना, ये अभी एक वर्ड बताया था सिंपैथी, तो सिंपैथेटिक हो गया, उसके लिए आ गया। द inexorable truth is that Shelley is going to die within 6 months because she has cancer। तो ये सब इसके यूज हो गए हैं। लिख लिया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। स्पर्न। स्पर्न का मतलब क्या रहेगा? स्पर्न, जैसे अभी मैंने आपको ये बताया भी था कि किसी को जानबूझकर इग्नोर करना, बेइज्जती करना, तिरस्कार करना। ठीक है, किसी की बेइज्जती करना स्पर्न हो जाएगा। रिजेक्ट विद डिस्डेन और कंटेम्प्ट, कि जानबूझ के किसी व्यक्ति को इग्नोर या रिजेक्ट कर देना, है ना, ये तो है स्पर्न। अगर आप इसके जैसा एक वर्ड देखते हो स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है दोगला। दोगला व्यक्ति होता है ना, जिसको आप इक्विवोकल भी कह सकते हो, दोगला या इक्विवोकल। ठीक है, वो स्पूरियस होगा। लेकिन स्पर्न जो है वो तिरस्कार को कहा जाता है। रिफ्यूज, डिक्लाइन, रिजेक्ट, रिबफ, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, है ना। और ये होता किस वजह से है? ये हेटर्ड की वजह से। आप इसमें हेटर्ड भी लिख सकते हो, किसी का तिरस्कार करना। इसके लिए आप इडियम लिख सकते हो, कट समवन डाउन। सच में नहीं काटना भाई, कट समवन डाउन का मतलब कि अपनी लिस्ट से उसको हटा देना, काट देना, कि अब वो लिस्ट में नहीं है व्यक्ति। ठीक है, कट समवन डाउन। और एक और आप लिखना चाहो तो इसका बना सकते हो, कट समवन डेड, कि बिल्कुल ही उसको बेइज्जती कर देना। और कट समवन डेड के भाई पर नंबर, वो कट समवन डेड हो जाएगा। एक ये भी है इसका, लुक डाउन वंस नोज एट। लुक डाउन वंस नोज एट, किसी को तिरस्कार भरी नजरों से देखना। लुक डाउन वंस नोज एट मतलब दोनों आंखों से आप जब नाक की तरफ देखो तो लुक डाउन वंस नोज एट ये हो जाएगा। मतलब किसी को रिडिक्यूल करना, बेइज्जती करना, तिरस्कार करना किसी का, उसको कहेंगे अपने। ठीक है, या नापसंद करना, ये भी कह सकते हो आप। एक है ना, एग्जाम में आपके ये वर्ड काफी आया हुआ है, इसको याद रखना, एवर्जन।
एवर्जन है ये, एवर्जन का रिलेशन एवेंज से नहीं लिया है, ये एवर्जन है, इसका मतलब बेइज्जती करना किसी की। अच्छा, एंटोनिम्स क्या है? एक्सेप्ट, एडमायर, अप्रूव और अलाउ। एडमायर का मतलब कमेंट, मतलब किसी की प्रशंसा करना, उसको हम एडमायर कहते हैं। अब एडमायर जो है, इसका भी आपको कोई अगर एंटोनिम क्या कोई इडियम पूछे तो आप बता सकते हो, आप लिख सकते हो। टू कैरी, जो आपके एग्जाम में आया था ये, टू कैरी अ टॉर्च फॉर, मतलब किसी के लिए आगे आगे चलना, उसके लिए टॉर्च पकड़ के कि भाई आ जा तेरे को मैं रास्ता दिखाता हूँ। क्यों, कब करेंगे हम? जब उसको एडमायर करते हैं, उसको किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं। तो यूसेज में देखिए, इवन आफ्टर यू स्पर्न दिस सो कॉल्ड चैरिटीज रिक्वेस्ट फॉर डोनेशंस, दे कंटिन्यू टू हाउंड यू एवरी वीक। हाउंड यू का मतलब कि तुम्हारी खोज करते हैं कि हाँ भाई वो कहाँ है। जैसे वो है ना, प्राइवेट बैंक वाले जब आप लोन ले लेते हो तो फिर हर महीने फ़ोन करते हैं कि आज आपकी किस्त नहीं आई। अरे किस्त आ जाएगी, मर रहा है क्या तुम? खैर, नेक्स्ट वर्ड है स्टिफल। स्टिफल का मतलब होता है दाब रखना, या फिर कोई एक वर्ड होता है ना कि गला दबाना, किसी का गला दबाना, दाब रखना, उसको कहते हैं स्टिफल। प्रिवेंट और कंस्ट्रेन, ये एन एक्टिविटी और आइडिया, एक चोक करना, गला दबाना भी होता है इसका। टू किसी का वो सांस रोक देना, और ससुर भी। टू स्टॉप वंस ब्रेथ। ये जो शब्द लिखा है ना कॉन्स्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है विवश करना, किसी व्यक्ति को विवश करना, वो क्या है? कॉन्स्ट्रेन है। और इसका नाउन के हिसाब से अगर आप देखते हो तो कॉन्स्ट्रेंट लिखा हुआ है, हिंडर, हैम्पर, इम्पेड, ये सब जैसे हैम्पर वगैरह, ये रुकावट को बोला जाता है, रुकावट को कहेंगे। हालांकि कॉन्स्ट्रेंट जो है, इसका मीनिंग जो है वो निकलता है प्रतिबंध। इसका मीनिंग क्या निकलता है भाई? प्रतिबंध। एंटोनिम क्या हुआ? एनकरेज करना, किसी को एनकरेज करना कि हाँ जी आप ये काम करो, अच्छे से कर सकते हो, ये इसका एंटोनिम हुआ। कि आप प्री तो क्या, आप बहुत अच्छे से मेंस भी निकाल सकते हो, बस आपको दिन में 6 घंटे की मिनिमम पढ़ाई चाहिए, सिटिंग चाहिए आपको, ये हम लोग गारंटी देते हैं कि आप एग्जाम क्रैक कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। शी पुट हर हैंड ओवर हर माउथ टू स्टिफल द कफ, कि अपने कफ, अपनी खांसी को रोकने के लिए अपने हाथ से अपने मुंह को दबा दिया जोर से और खुद ही बेहोश हो गई। लो भाई, नेक्स्ट वर्ड है कल्मिनेशन। देखो, कल्मिनेशन का मतलब है पराकाष्ठा। पराकाष्ठा का मतलब क्या हुआ कि एकदम अंत बिंदु आ जाए कोई, जैसे एक वर्ड होता है ना समिट। अच्छा, कल्मिनेशन के जैसा एक वर्ड होता है कौन सा? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब क्या हुआ? खेती को बोलते हैं कल्टीवेशन। तो कंफ्यूज मत होना दोनों में, वो कल्मिनेशन है और ये कल्टीवेशन है। और कल्मिनेशन का मतलब पराकाष्ठा या समिट होता है। समिट का मतलब जो एक्सट्रीम पॉइंट जो होगा ना, एक्सट्रीम पॉइंट के, वो अपने बोलते हैं ना हिंदी में कि पानी सिर के ऊपर से निकल गया, अब तो लड़ाई होगी या फिर मैं माफी मांग लूंगा, ठीक है। तो पराकाष्ठा या समिट, समिट से एक वर्ड बनता है कंसमेशन। कंसमेशन का मतलब क्या होता है? टू बी एक्सीलेंट, टू बी एक्सीलेंट, या फिर टू बी ऑन द पीक पॉइंट ऑफ समथिंग, कि आप किसी भी अपने काम के पीक पॉइंट पर आ चुके हो, अब उसके बाद तो है ना ग्राफ जो है वो अब नीचे ही आएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको समिट या कंसमेशन पॉइंट बोलते हैं, कि इसके बाद अब और ऊपर नहीं, अब तो नीचे ही आएंगे। तो ये है टू बी ऑन द पीक पॉइंट या फिर टू बी एक्सीलेंट। अब एक्सीलेंट से ऊपर तो क्या होगा? नीचे ही आना उसने। तो क्लाइमैक्स, एंड, एक्मे, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो। एसी में ठंड लगती है, ऊंचाई पे भी ठंड लगती है, तो एक्मे इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम भी कह सकते हो आप इन चीजों को। एंटोनिम क्या होगा? स्टार्ट। स्टार्ट से आप और भी वर्ड्स बना सकते हो भाई, कि भाई स्टार्ट करना कोई ऐसे वर्ड को। अच्छा, इसका एक सिनोनिम और लिख लो आप स्टार्ट का। एक मूवी देखी होगी आपने, इंसेप्शन।
इंसेप्शन जिसके अंदर लियोनार्डो डिकैप्रियो और डायरेक्टर है अरे ये क्रिस्टोफर नोलन, और उसमें जेसन गॉर्डन लेविट भी है, और सबका फेवरेट टॉम हार्डी भी है उसी मूवी में, जिसमें वो सपने में सपना चलता रहता है। तो वो इंसेप्शन मूवी है। अगर आपको थ्रिलर मूवीज अच्छी लगती है तो इंसेप्शन नहीं देखी तो वही बात है कि जिन्हें इंसेप्शन नहीं देखी हो जमया ही नहीं, वो वाली बात है। तो इंसेप्शन जरूर देखें, ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा मान लीजिए कि इंसेप्शन देख ली तो आपका प्री तो निकल ही गया, ठीक है। उसके बाद में जब आपने अगर इंटरस्टेलर देख ली तो आपका मेंस भी निकल गया, लेकिन बशर्ते समझ आनी चाहिए, है ना, खाली देखना थोड़ी ना। मूवी के लिए तभी तो वॉच वर्ड आता है, सी नहीं आता, कि देखना भी है और समझना भी है। खैर ज़्यादा तारीफ कर दी, अपने को कौन सी रॉयल्टी मिल रही है। तो स्टार्ट करने को एक ईडियम भी होती है स्टार्ट की, गेट वंस फिंगर आउट। गेट वंस फिंगर आउट का मतलब कि काम की शुरुआत करना, ठीक है। इसका कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, गेट वंस फिंगर आउट को बोल देते हैं कि किसी पर पॉइंट करना, किसी पर ब्लेम लगाना। नहीं भाई, गेट वंस फिंगर आउट का मतलब होता है काम की शुरुआत करना, टू स्टार्ट, ठीक है, टू स्टार्ट को भी बोलते हैं। तो खैर आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग। कलिंग। कलिंग चुनाव करना। कलिंग का मतलब क्या है? चुनाव करना, टू इलेक्ट। एक इसका और मीनिंग होता है कलिंग का, स्लॉटर भी बोलते हैं। क्या है कि एक दो साइट्स जो हैं और गूगल जो है, उन्होंने कलिंग जो है उसको स्लॉटर के सिनोनिम पे रखा हुआ है। अब ये हो सकता है कि इसको स्लॉटर वर्ड इसलिए रख दिया क्योंकि सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर हमला किया था तो वहाँ पर लाखों लाख लोग मर गए थे जिन्होंने विरोध किया था। पुराने टाइम में ऐसे होता था। अब एक ये मिथ्या भी चल रही है, हम भारतीयों को ये मिथ्या घोल के पिलाई जाती है कि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म धारण कर लिया था और ये और वो है। कलिंग के युद्ध से 4 साल पहले जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, कलिंग युद्ध से 4 साल पहले, ठीक है। कि वो ऐसे बताते हैं ना कि बौद्ध धर्म धारण किया, उसके बाद फिर उन्होंने बहुत अहिंसावादी हो गए, और ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अपने 100 भाइयों की हत्या कर दी थी जब वो शैविक थे। बकवास मारते हैं बहुत ज़्यादा और हमारा ब्रेन वॉश किया गया है। 2-3 इतिहासकारों ने तो ये भी बोल दिया कि जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर ने जो सीखा है बहुत कुछ वो अशोक से सीखा है। अरे यार तुम पागल हो क्या, ये क्या मूर्खता कर रहे हो। रोमिला थापड़ नाम की एक इतिहासकार है, सो कॉल्ड, लेकिन वो है नहीं इतिहासकार, बकवासकार है। तो ये जो अशोक था, अशोक सम्राट अशोक थे जो, उन्होंने ये कलिंग के युद्ध से 4 साल पहले ही ये बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कुणाल। कुणाल की का मतलब होता है जिसकी आंखें अच्छी, और उसकी आंखें बहुत प्यारी थी तो कुणाल उसका नाम था। और कुणाल जो था उसकी एक कोई सौतेली माता थी, मतलब अशोक की पत्नी थी। वो कहती थी कि भाई तू, मतलब बेटे तू मेरे से ब्याह कर ले, अपने पुत्र को ऐसे बोलती थी वो। और वो कुणाल जो था वो बार बार मना करता रहता था कि क्योंकि धर्म पे चलने वाले राजाओं के पुत्र धर्म पे चलने वाले ही होंगे। तो उस व्यक्ति ने ये बोला कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा और तेरे को मेरी आंखें ही पसंद है ना, तो ये ले भाई। उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। ये बात जब अशोक को पता लगी, बौद्ध धर्म अपनाया होता, याद रखना ये बात। उसने कहा कि भाई ये, उसकी पत्नी का नाम मैं भूल रहा हूँ, आप देख लेना उस पर। उसने कहा कि इसको जिंदा जला दो और ऐसा जलाओ इसको, क्योंकि वो कुणाल अशोक का फेवरेट पुत्र था, कि इसको ऐसा जलाओ कि इसकी चीखें पूरे हॉल में गूंजे, नीचे टेस्ट चल रहा है वहाँ तक जाए, ऊपर प्री का पेपर दे रहे हैं वहाँ तक जाए, ठीक है, और बाहर लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सुनाई दे। तो उसको मरवा दिया था, इस तरह से जिंदा जलाया था, बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था तब, ठीक है। तो बकवास बातें बहुत चलती है। तो कलिंग का स्लॉटर सिनोनिम बना रखा है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको स्लॉटर मिलेगा, मतलब कि सामूहिक नरसंहार कर देना, हत्याएं कर देना। वैसे कलिंग का असल में जो मीनिंग है वो चुनाव करना होगा। सेलेक्ट फ्रॉम अ लार्ज क्वांटिटी, या फिर ऑब्टेन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज और पिक। इलेक्ट और सेलेक्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है। एक प्रोसीजर के बाद में जब सेलेक्ट होता है कोई तो उसको इलेक्ट बोलते हैं, उसको
चुनाव बोलते हैं, इलेक्शन वर्ड है ना वो, इलेक्शन वो इसी से ही बना है, ठीक है। और सेलेक्ट का मतलब होता है चुनना, ठीक है। एक प्रोसीजर के बाद अगर चुनोगे तो वो इलेक्ट होगा, और वैसे ही चुना जाता है तो वो सेलेक्ट होता है। रिजेक्ट, डिसअप्रूव, रेपुडिएट, स्पर्न, स्पर्न वर्ड याद रखना। और एग्जांपल देख लो, इन 9 months वी एज अ ग्रुप ट्रैक्ड एन unknown number of missing children, culling out 211 who we attempted to locate। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे, फिर से वोकैब ही पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पहुंचाइए फटाफट सब्सक्राइबर 1000 तक, ताकि हम लोग और आप लाइव क्लास में मिले। 1000 सब्सक्राइब होते ही मैं लाइव क्लास लेना शुरू करूंगा, ये आपको हर बार बोल रहा हूँ, और होगा भी ऐसा ही। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।